एमकॉम फाइनल ABST के स्टूडेंट के लिए MLSU यूनिवर्सिटी में IFRS पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से। IFRS 2 जो कि शेयर बेस्ड पेमेंट एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज़ पे जो कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो शेयर बेस्ड पेमेंट्स जो हैं वो इशू करती हैं। IFRS 2 इशू हुआ है February 2004 और अप्लाइड टू एनुअल पीरियड्स बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2005। IFRS 2 के अंतर्गत शेयर बेस्ड पेमेंट्स में रिक्वायर है कि एक एंटिटी टू रिकॉग्नाइज शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Accounting for such transaction shall also includes transactions with employees or other parties to be settled in cash, other assets or equity instrument of the entity. Requirements are included for equity settled and cash settled share based payment transaction। दो तरीके के होंगे, एक वो इक्विटी सेटल्ड होगा और एक कैश सेटल्ड होगा। द गुड्स कैन इंक्लूड इन्वेंट्रीज, इंटेंजिबल असेट्स एंड अदर नॉन फाइनेंशियल असेट्स। सर्विस कैन इंक्लूड सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। IFRS 2 applies to all entities, subsidiaries using their parents or follow subsidiaries. Equity as consideration for goods and services are within the scope of the standard। तो यह किन पे अप्लाई नहीं होगा, जो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था कि IFRS 3 पर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स पर और परचेज ऑफ ट्रेशरी शेयर पर अप्लाई नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट कैन इंक्लूड, इसमें कॉल ऑप्शन है, शेयर ऑनरशिप स्कीम्स हैं, पेमेंट्स टू एन एक्सटर्नल पार्टी हैं जिसमें कि शेयर एप्रिसिएशन राइट्स जो हैं वह निकल करके आते हैं। यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक एंटिटी किस तरीके से अपनी सिस्टम डेवलप्ड करेगी यदि वह सप्लायर से जो गुड्स एंड सर्विस उसे रिसीव्ड हो रही है तो उसके बदले में वह शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वह करती है। यानी कि यदि एंटिटी गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड करती है और बदले में सप्लायर को शेयर बेस्ड अरेंजमेंट देती है, तो शेयर बेस्ड अरेंजमेंट की रिपोर्टिंग करने के लिए एंटिटी को IFRS 2 अप्लाई करना पड़ेगा। शेयर बेस्ड अरेंजमेंट एक ऐसे अरेंजमेंट है जो कि एंटिटी और अनदर पार्टी जिससे कि उसने सर्विसेज प्राप्त की हैं तो उनके बदले में वह इशू करती है या तो कैश या अदर असेट्स और या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो कैश और अदर असेट्स में प्राइस वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कितना दिया जाएगा वो किससे निर्धारित होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से। तो यह तो कहलाएगा कैश सेटल्ड। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग शेयर जो कि क्या कहलाएगा, इक्विटी सेटल्ड कहलाएगा। यहाँ पे वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होगी, कैश प्राइस डिटरमाइंड होगी इक्विटी की वैल्यू से और वेस्टिंग कंडीशंस जो है वो मैट होंगी। दो तरह की वेस्टिंग कंडीशन है, एक तो परफॉर्मेंस कंडीशन और एक सर्विस कंडीशन।
दोनों का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। इसका रिकॉग्नाइजेशन कब और कैसे, कब करना है, व्हेन द गुड्स आर ऑब्टेन्ड या डिलीवर्ड, एज द सर्विस आर रिसीव्ड या प्रोवाइडेड, और कैश सेटल्ड है और इक्विटी सेटल्ड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जब भी कैश सेटल्ड होगा तो असेट्स और एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको डेबिट करना है और लाइबिलिटी को आपको क्रेडिट करना है। जबकि इक्विटी सेटल्ड होगा, असेट्स और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट होगा और इक्विटी ही यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन जो होते हैं सप्लायर से लिए जाते हैं, इक्विटी इशू की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, तो ये शेयर्स या ऑप्शंस होते हैं। ये किस पे मेजर्ड होते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड एट द रिसिप्ट डेट। और यदि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ के लिए फेयर वैल्यू रिलायबली रिकॉग्नाइज नहीं होती है, तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड एट द ग्रांट डेट। तो वेस्टिंग में यदि नहीं है वेस्टिंग ऑप्शन तो फुल रिकॉग्नाइजेशन होगा, और वेस्टिंग ऑप्शन है तो ओवर द वेस्टिंग पीरियड उस चीज़ को हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। नो सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट टू टोटल इक्विटी आफ्टर वेस्टिंग डेट जो है वो एप्लीकेबल होंगे। अब IFRS 2 में जब इक्विटी सेटल्ड है तो शेयर और शेयर ऑप्शन होंगे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या लाइबिलिटी अकाउंट जो है वह क्रेडिट हो रहा है। एंड ऑप्शन क्या होता है, इज़ राइट टू बाय शेयर्स बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय शेयर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय। और यही अगर सर्विसेज है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लाइबिलिटी, कैश सेटल्ड है तो शेयर एप्लीकेशन जो है वह राइट हो जाएंगे। तो इस जनरल एंट्री में फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी यूज्ड एंड आइडेंटिफाई रिलायबली मेजर्ड, और यदि एम्प्लॉय से हो रही है तो जो फेयर वैल्यू हमें नहीं रिकॉग्नाइज हो रही तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ऑफ फेयर वैल्यू सेटल्ड। यदि कैश सेटल्ड है तो सिक्योरिटी जो हमारा शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन है, शेयर बेस एप्रिसिएशन राइट है, वो हम यूज़ करेंगे। ये शेयर ऑप्शन स्कीम में अलग अलग होता है, ग्रांट डेट, नंबर ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू, वेस्टिंग डेट, कंडीशन और वेस्टिंग पीरियड। ग्रांट डेट जिस दिन की शेयर ऑप्शन स्कीम इनिशिएटेड हुई है, नंबर ऑफ ऑप्शन कितने ऑप्शन एम्प्लॉय को दिए गए, फेयर वैल्यू वर्थ ऑफ ऑप्शन, वेस्टिंग डेट ऑन डेट द एंटाइटलमेंट विल बी क्रिएटेड। कंडीशंस में मैंने पहले ही बताया सर्विस कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशंस हो जाती हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है वेस्टिंग पीरियड। इट इज़ द टाइम पीरियड फॉर द ग्रांट डेट टू वेस्टिंग डेट। सो आफ्टर दैट वेस्टिंग पीरियड एन एम्प्लॉय एबल टू एक्सरसाइज provided that the condition have been satisfied. So grant date और vesting date के बीच का जो पीरियड होता है that is known as vesting period, उसे हम vesting period कहते हैं। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन एज्यूम करा कि 1 जनवरी 19 को ग्रांट डेट थी, नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड 5000 टू ईच एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे 800, वेस्टिंग डेट जो है वो 31/12/2021 हो गई, और 0.01 जो है वो इसकी की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, हमें एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना है 2020 का, और इक्विटी 31/12/20 के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए 31/12/2019 के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय 800, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 800 हो गया, 5000 ऑप्शन दिए जाते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड 0.01 फेयर वैल्यू आ गई, और चूंकि 3 साल के पीरियड हो रहा है हमारा वेस्टिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 3 तो 13,333। तो 13,333 एंट्री क्या हुई, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी 13,333। अब यही हमें 31/12/2020 को करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉई हमारे चेंज नहीं हुए, जितने हमारे 1 साल पहले थे वही हमारे ईयर एंडिंग में भी रहेंगे, बीच में कोई छोड़ के नहीं गया, कोई नया नहीं आया। तो 800 इंटू 5000 इंटू 0.01 इंटू 2/3, तो यह आया 26,667। इक्विटी क्या आई है, क्यूमुलेटिव आई है।
क्यूमुलेटिव आई है इक्विटी यहाँ पर। अब एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड ईयर, तो 26,200 जो हमारे 667 आए उसमें से हम माइनस कर देंगे किसे, तो 13,333 हमारा आ जाएगा। यही अगर हमारे हर साल एम्प्लॉय बढ़ते हैं, कम होते हैं, छोड़ के जाते हैं, जैसे 2019 में 20 एम्प्लॉय तो लेफ्ट हो गए और इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 25 मोर लेफ्ट इन फ्यूचर। 20 में क्या हुआ, 15 एम्प्लॉय जो है वो लेफ्ट हो गए और 15 मोर फ्यूचर में जाएंगे। 21 में ये हुआ कि 18 तो लेफ्ट हो गए और फिर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है ईच ईयर। सबसे पहले हम बात करते हैं 19 की, जो हमारा 800 था, 800 में से 20 चले गए, 25 और छोड़ के जाएंगे, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू 5,000, तो 12,583 एक्सपेंसेस, इतना ही इक्विटी। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 800 माइनस 20 पहले वाले साल के, 15 इस साल के और इसी साल में 15 और जाएंगे, इंटू 5,000 इंटू 0.01 इंटू 2/3, तो ये कितना आया 12। ये कितना आया हमारा 25,000 क्यूमुलेटिव आया। तो 25,000 में से जब हमने 12,583 घटा दिया तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 12,417, ये हमारा क्या एक्सपेंसेस आया। अब थर्ड ईयर में अगेन हमारा ये 3/3 हो जाएगा, तो 37,850 आया। 37,850 में से 25,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 12,850। यानी कि इस तरीके से हर साल हम एक्सपेंसेस और क्यूमुलेटिव इक्विटी को क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। यानी IFRS 2 जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट रिक्वायर्स एन एंटिटी टू रिकॉग्नाइज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन सच एज ग्रांटेड शेयर्स, शेयर ऑप्शंस और शेयर एप्रिसिएशन राइट, 3 तरीके के। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन विथ एम्प्लॉय or other parties to be settled in cash, other assets or equity instrument of the entity. Specific requirements are included for equity settled and cash settled share based transaction, as well as those where the entity or supplier has a choice of cash or equity इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके से IFRS 2 के अंतर्गत एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट शेयर बेस्ड पेमेंट, इक्विटी सेटल्ड में और कैश सेटल्ड 2 तरीके से आपको पढ़ना है। इक्विटी सेटल्स में शेयर और शेयर ऑप्शन आएंगे, कैश सेटल्ड के अंतर्गत शेयर एप्रिसिएशन राइट्स आएंगे। थैंक यू।